नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे जो बंगाल में एक महिला डॉक्टर बेटी के साथ एक दुष्कर्म हुआ है, उसका काफ़ी मीडिया में सब जगह प्रचार है, होना भी चाहिए। काफ़ी मीडिया में उसका शोर शराबा है और उस पर काफ़ी जो है एक जो फेमा है वो काफ़ी एक उसमें सुधार के लिए कोशिश की जा रही है। कमेटी बन गई है, एक सीबीआई की भी उसकी जांच चल रही है और उसके अनुसार आप देखेंगे कि डॉक्टरों का जो भी क्रिमिनल्स है उन पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे केसों में इसी तरह से तत्परता दिखाते हुए सीबीआई को अगर हर मैटर चला जाए, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया था, उस तो इसमें लगता है कि काफ़ी इसमें जो क्राइम पे एक रोक लग सकती है। लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि एक मुकदमा था बहुत पुराना, 90 के करीब का मुकदमा था दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में। वो मीडिया में उसका ज़्यादा कुछ आपको देखने को सुनने को नहीं मिला होगा। अभी इसकी जो है 20 अगस्त को उसका एक फाइनल उसमें फैसला आया है कि जो उसके 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि आपको ये केस अगर आप इसकी थोड़ी तह में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा क्राइम एक जो दरगाह शरीफ के जो खादिम है, उनके परिवार के जो चिश्ती परिवार के जो उस टाइम के जो आदमी ने सदस्यों ने जो किया था, उस क्राइम पे आप जाएंगे देखेंगे तो उसकी तह में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करीब करीब ये मुकदमा है, ये फैसला है, ये जो मामला है, ये 90s में शुरू हुआ और 92 में इसका जो एक है पर्दाफाश हुआ। मामला किस तरह से है आपको जान के बड़ी हैरानी और दुख भी होगा कि अजमेर में एक ही बताते उस टाइम केवल एक ही रेस्टोरेंट होता था, सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल के पास में एक रेस्टोरेंट होता था और वहीं पर ज़्यादातर लड़कियां दिन में जो भी है अपने स्कूल के बाद में वहीं आती थी। और जो दरगाह शरीफ के जो ये खादिम परिवार के जो कुछ लड़के वहाँ पर घूमते थे, वहाँ पर मंडराते थे और लड़कियों को जो खासकर एक चीज़ और भी है, खासकर उन्होंने केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। उसमें वहाँ होटल्स में बैठते थे और जब काफ़ी वैसे ही झूठा बोल दिया, भाई हमारे दोस्त का बर्थडे है, हमारी तरफ से सबको पार्टी, हमारी तरफ से सबको केक चॉकलेट, इस तरह से। यानी कि वो एक पैसे वाली पार्टी होते हुए, पैसा बहुत था दरगाह पर, बहुत मोटा पैसा चढ़ावा चढ़ता है, सरकार के कंट्रोल में तो वो है नहीं। उनके जो खादिम हैं, उनके जो केयर टेकर हैं, जो उसको देखभाल करते हैं, उसी परिवार के पास वो सारा पैसा रहता है और पैसे की कोई वहाँ लिमिट नहीं है। अथाह पैसा उनके पास है, पावर भी अथाह है। जिन पर जो चिश्ती परिवार के जो 2 सदस्य थे, वे दोनों ही उस समय के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष थे। आप समझ सकते हैं कि पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में भी उनका कितना बड़ा एक बोलबाला था, रुतबा था, काफ़ी बड़ी उनकी एक अहमियत थी। तो इस तरह से आप देखेंगे जो चिश्ती परिवार के 2 ये सदस्य थे, ये वहाँ पर मंडराते रहते थे और हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। और लड़कियाँ भी जो एक किसी हल्के परिवार से नहीं होती थी। सोफिया स्कूल जो है और सावित्री स्कूल जो है काफ़ी रेपुटेड स्कूल है, उनमें काफ़ी अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे, ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे और कुछ खानदानी जो रईस लोग हैं उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसे एक टारगेट, ऐसा एक स्कैम सिस्टम बनाया, एक षड्यंत्र रचा। वह केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे और वहाँ से किसी लड़की को, जैसे उन्होंने कि कोई उनकी लड़की उनके चंगुल में फंस गई तो उसको अपने फार्म हाउस पर ले जाते थे। फार्म हाउस पर ले जा करके उसकी न्यूड पिक्चर बनाते थे, अश्लील पिक्चरें उनकी तैयार करते थे। और आपको पता है कि 90s के आसपास में जब ये कांड वो करते थे तो कोई वैसा कैमरा तो होता नहीं था। पहले जो पिक्चर्स बनती थी वो नेगेटिव रील्स के द्वारा ही पेपर उस पर उसका प्रिंट आउट लिया जाता था। तो इस तरह से जब ये जो चिश्ती परिवार के जो ये सदस्य घिनौना घृणित काम और घटिया काम कर रहे थे, तो ये वहाँ की जो लोकल लैब्स थी उन वहाँ से ये अपने इस फ़ोटोज़ को, नेगेटिव्स को प्रिंट आउट कराते थे और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। अब या तो तुम्हारे पास और लड़कियाँ लाओ, अपनी और सहेलियों को और फ्रेंड्स को लेके आओ, वरना हम आपकी ये फ़ोटोज़ हैं सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, मीडिया में वायरल कर देंगे और आपकी जो इज्जत बेइज्जती परिवार की बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उस समय काफ़ी लोग जो है, आज से करीब 35 साल पुराना ये मामला है, 35 साल पहले और ज़्यादा शर्म इज्जत का मामला समाज में होता था। लड़कियां बहुत डरती थी, परिवार ही बहुत डरते थे और उसी डर और उसी भय, शर्म इज्जत का फ़ायदा उठाकर ये खादिम परिवार के जो सदस्य थे, चिश्ती परिवार के जो ये घृणित कार्य करने वाले गुंडे बदमाश थे, जो
इन लोगों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया और उनको उसी न्यूड पिक्चर के बहाने ब्लैकमेल करके वो लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को उसमें फंसाते जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि भाई इसमें 200 लड़कियां थी, कोई 300 लड़कियां बोलती हैं, और कोई लोकल्स कहते हैं कि करीब करीब इसमें 1000 से ज़्यादा लड़कियों को उन्होंने टारगेट किया। और ये मामला खुला भी कैसे, जहाँ से ये, जिस लैब से ये नेगेटिव रील तैयार करते थे, वो जो रील्स वाले थे, जो लैब वाले थे, वो भी कोई अच्छे आदमी नहीं थे। वो भी वहाँ उसकी डबल कॉपी तैयार कर लेते थे, और डबल कॉपी तैयार करके वो उन न्यूड्स पिक्चर्स को, अश्लील तस्वीरों को, जो मैगजीन्स को या दूसरे जो लोकल्स लोगों को बेच करके वहाँ से वो पैसा कमाने का उन्होंने भी एक धंधा, एक ज़रिया अपनाना शुरू कर दिया था। इस तरह से ये मामला थोड़ा थोड़ा मार्केट में या समाज में आना शुरू हो गया। और वहाँ एक नवज्योति पेपर्स था, लोकल पेपर था अजमेर का, उसको जब ये मामला पता चला तो उन्होंने उसमें अखबार में इस मीडिया को, इस मामले को उठाया। राजस्थान सरकार को उस टाइम इस मामले को उठाया। राजस्थान सरकार की स्थिति भी उस समय इतनी बेकार थी कि वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री रुक ही नहीं पा रहा था। कोई मुख्यमंत्री 1 साल के लिए, 2 साल के लिए रुकता था। हालांकि जब ये मामला 92 में उठा, उस समय भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, और ये मामला इतना उठा कि सरकार उसकी गिर भी गई। लेकिन उन आरोपियों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई, और ये मामला इतना मीडिया में उछलता रहा। हालांकि मीडिया में कुछ दिन बाद ये मामला शांत भी हो गया। लेकिन जो एक लोकल पेपर था वहाँ का, उसने इस मामले को दबने नहीं दिया और इस मामले को वो उठाते रहे। उसका नाम मदन सिंह था, जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। उन्होंने इस मामले को उठाते रहे। उन खादिम परिवार के सदस्यों ने उनकी भी मौत करवा दी, उनकी भी हत्या करवा दी, मदन सिंह की हत्या करवा दी, पत्रकार की। लेकिन वहाँ जो मदन सिंह पे जिस पर हत्या का आरोप था, मदन सिंह के लड़के ने अपने पिता के हत्यारे को सजा दे दी, मौत दे दी उसको, उसी टाइम उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से आप देखेंगे कि केवल इस पूरे केस में एक मदन सिंह के लड़के ने ही जज्बा दिखाया और अपने पिता की हत्या का बदला लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि 1000 लड़कियों के परिवारों के साथ इतना उस समय दुष्कर्म, इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि काफ़ी परिवार वहाँ से, अजमेर से छोड़ कर चले गए। काफ़ी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, बहुत सी लड़कियाँ सामने ही नहीं आई। जब दोबारा से भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी तो प्रेशर हुआ उन पर, और उसमें कुल मिलाकर के 12 लड़कियां सामने आई। वो भी काफ़ी एनजीओज़ ने कोशिश की, घर घर जाके उन्होंने तलाशी ली, पता करा, जब जाके केवल 12 लड़कियां ही सामने आ पाई। उन पर भी इतनी दबाव, इतना धमकी, इतना उन पर अत्याचार, दबाव हो गया कि उन 12 लड़कियों में से भी केवल 10 लड़कियाँ थी, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, केवल 2 लड़कियाँ सामने रह गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 साल तक कितनी लड़कियों का वहाँ शोषण हुआ। और मीडिया में भी थोड़ा सा ये न्यूज़ आने के बावजूद भी उन खादिम परिवार पर कोई सख्त कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई। और 35 साल बाद आज उसमें से 6 लोगों को जो आजीवन कारावास हुआ है, वो भी आप कह सकते हैं कि इसको आप न्याय की स्थिति में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से ये न्याय उनको मिला होगा। अब आप देखेंगे कि जो केवल 2 लड़कियां बची थी, उसमें जो पुलिस के जो बयान हुए, सरकार उस टाइम बीजेपी की आ गई थी, उस बयान के अनुसार 108 लोगों को उसमें गवाह बनाया गया। 108 लोगों को गवाह बनाने के बाद उसमें से 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। उसमें से कुछ बरी हो गए, 1-2 की मौत हो गई, 1-2 ने सजा काटी, और यानी कि बाकी सब लोग वहाँ खुले घूम रहे हैं। 35 साल पुराना मुकदमा है, सब ने वहाँ एंजॉय किया। किसी पर कुछ भी उनको किसी तरह की कोई ऐसी आपत्ति या दिक्कत नहीं आई कि वो उस कांड, उस दुष्कर्म के बाद उनको कोई लज्जा, शर्म या कोई सामाजिक बहिष्कार या कोई आर्थिक बहिष्कार उनका हुआ हो। ऐसा कोई भी मामला आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन केवल जो 6 सदस्य बचे, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी है। मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि क्या जो 1000 बच्चियों के साथ, अच्छा बच्चियों की उम्र भी कितनी होती थी, केवल 11 से 20 साल। इन नादान बच्चियों को वो शिकार करते थे, वो शिकारी भेड़िए, और इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि इनके परिवारों में से 1000 बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, उनमें से क्या कुछ भी ऐसे परिवार में कोई गुस्सा या रोष नहीं हुआ कि अपनी बहन बेटियों को बदला ले सके? कानून के भरोसे देखो 35 साल तक उनको कुछ भी नहीं मिला। कितना, अब वो लड़कियां कहती है कि हम दादी और नानी बन गई हैं, आज भी पुलिस और कानून हमें बुला रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो 2 लड़कियों ने
रिपोर्ट दर्ज कराई, उनका भी उनको कितना मानसिक और शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण हुआ होगा। क्योंकि कहीं भी किसी कोर्ट में जा रही हैं, किसी थाने में जा रही हैं, कहीं मीडिया में जा रही हैं, उनको कितना हर बार एक ग्लानि महसूस हो रही होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी जो एक दरगाह का जो एक इतनी जो प्रसिद्ध दरगाह है, उस पर कुछ भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ के खादिम परिवारों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इस तरह से आप देखेंगे कि वो परिवार की जो एक पूंजी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी समाज की तरफ से, किसी भी धर्म की समाज की तरफ से इस पर कभी भी कोई आंदोलन, कोई किसी तरह का ऐसा एक समाज में आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये मामला बिल्कुल यानी कि चुपचाप साइलेंट चलता रहा, समाज में इसकी कोई भी व्याख्या चर्चा कभी आपके सामने आई नहीं होगी। हाँ, कुछ दिन पहले जी न्यूज़ ने इस मामले को काफ़ी उठाया था, लेकिन वो भी काफ़ी लेट हो चुका था। यानी कि काफ़ी 30-35 साल पुराना मामला है, 90 से लेकर के अब 24 चल गया है। 35 साल पुराने मामले को इतना कभी भी ज़्यादा नहीं उठाया गया। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि देखिए, इसके जो खादिम परिवार के सदस्यों ने जो टारगेट किया केवल हिंदू लड़कियों को, ये बहुत गलत और बहुत ही घृणित कार्य है। इस तरह से मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को जो खासकर इसके थोड़ा सा अभी प्रति सचेत है, उनको इनका बहिष्कार करना चाहिए। आप दरगाह पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ एक भी रुपया मत चढ़ा के आओ, क्योंकि उस पैसे से वहाँ के लोग जो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी हैं, जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हीं को मदद मिलती है और गरीब लोगों को वहाँ कुछ भी ऐसा साधन सिस्टम नहीं बनता है। तो इस तरह से मुझे लगता है खासकर हिंदुओं को तो इसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ों, ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ ऐसे अत्याचारी, जहाँ ऐसे आरोपी काम कर रहे हैं, उनके परिवार उन्हीं का सहयोग दे रहे हैं, उनको कोई ढंग से सज़ा नहीं मिली। 35-35 साल तक मुकदमा चलता रहा। काफ़ी लड़कियों को अपनी वहाँ से जान गंवानी पड़ी, अपने घर परिवार को छोड़ के पूरे लोगों को वहाँ से अजमेर से जाना पड़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे इतना बड़ा एक षड्यंत्र, इतना बड़ा एक जो कांड वहाँ पर हुआ, कोई भी सरकार ने इस पर कभी कोई ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत सख्त एक नियम कानून बनाना चाहिए। हमारे देश में ये जो बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, इनकी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें पोस्को एक्ट में बहुत ज़्यादा कोई सख्ती ऐसे कानून बनाना चाहिए जिसमें कि तुरंत फैसला हो और तुरंत आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसके जो भी उसको सहयोग कर रहे हैं, जहाँ से भी उसको मदद मिल रही है, उनको भी साथ में एक कटघरे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मोदी जी ने परसों ही बोला इस बारे में, लेकिन देखें इस पर कितना कुछ कार्रवाई होती है। क्योंकि ये जो समाज के अंदर इस तरह के जो भेड़िए घूम रहे हैं, इन पर जब तक इनको ढंग से इनको नहीं कोई सख्त कार्रवाई इन पर नहीं होगी, इन पर इनके जब तक इनको ढंग से इसको अच्छी तरह से इनको नहीं को सज़ा दी जाएगी, इस समाज में ऐसे ही भेड़िए बच्चियों पर अत्याचार करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।